हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है आज। और जहां से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टॉपिक को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है उन टूल्स के बारे में जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में। वैसे तो जहां तक बात हो है एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस से अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सिंपल फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करके मार्केट से स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, मार्केट से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिससे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, या यूं कह ले कि वो स्टेप्स हैं जो हेल्प करते हैं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में। उसमें एक जो टूल है जिसको हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए ये पेस्टल एनालिसिस यूज करा जाता है। यानी इन्वायरमेंटल स्कैन अगर करेंगे तो वहां पे पेस्टल एनालिसिस वर्क करता है। और ये पेस्टल है क्या? तो ये पेस्टल जो है एक्चुअली में पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक के लिए आ रहा है, एस आ रहा है सोशल के लिए, टी आ रहा है टेक्नोलॉजिकल के लिए, एल लीगल के लिए एंड ई इन्वायरमेंट के लिए। इन सारे फैक्टर्स को जब हम स्कैन कर लेंगे तो हमें बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स को स्कैन कर लिया, यानी सारे एक्सटर्नल फोर्स को स्कैन कर लेंगे तो इससे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा। अनदर जो पॉइंट है वो है, अच्छा इस पेस्टल एनालिसिस को एग्जांपल के तौर पे भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई और उसने सब्सिडीज का कोई कॉन्सेप्ट लेके आया किसी प्रोडक्ट में, या जाहिर सी बात है सब्सिडीज किसी चीज में प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, उन गुड्स का डिमांड जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो वैसे गुड्स जहां पे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही हैं उसका प्रोडक्शन के आप ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ एंड इट गेव द अपॉर्चुनिटी, राइट। नेक्स्ट है SWOT एनालिसिस। S stands for strength, F W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats। ज्यादातर जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ मैच करने चाहिए। यानी अपॉर्चुनिटीज को जो आपको दिख रहा है वो आपके स्ट्रेंथ के साथ मैच होना जरूरी है ना। अगर आपका इंटरनल स्ट्रेंथ उन चीजों में है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे बिजनेस बिल्ड करना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका स्ट्रेंथ है कि यू आर वेरी मच प्रेजेंस ऑन, योर प्रेजेंस इज वेरी गुड ऑन ऑनलाइन, तो फिर वहां पे आप ई कॉमर्स डिमांड को मीट करने के लिए आपका वो प्रेजेंस काम आ सकता है। फिर आइए पोर्टर्स 5 फोर्सेस। एक्सेस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अब ये पोर्टर्स का 5 फोर्सेस जो है वो इंडस्ट्री को की तरफ जाने से पहले, इंडस्ट्रीज को चूज करने से पहले देखना चाहिए। अब वो 5 फोर्सेस क्या है? कंपटीशन है, इंटेंसिटी है, सप्लायर और बायर को देखना है, पावर देखना है, सब्स्टिट्यूट देखना है, एंट्री बैरियर्स देखने हैं। इन सारे पॉइंट्स को जब आप स्टडी कर लेंगे तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कंपटीशन काफी कम है और डिमांड वहां पे ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है दैट यू शुड एंटर इन दैट इंडस्ट्री। अनदर जो अपॉर्चुनिटी के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होता है वो है बिजनेस मॉडल कैनवास। अब ये बिजनेस मॉडल कैनवास क्या है? तो बेसिकली एक विजुअल टूल है जो जिसके जरिए हम कस्टमर के सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, उनके वैल्यू प्रोपोजिशन को डिसाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एनालाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा इसको मेजर कर सकते हैं, और कॉस्ट स्ट्रक्चर। यानी इन 5 पॉइंट्स पे स्टडी करके बिजनेस को चेक करा जाएगा। कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर सेगमेंट तो आप समझ गए होंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब हो गया जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट क्या वैल्यू रख रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से चैनल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चैनल शॉर्टर हैं या लॉन्ग चैनल्स हैं, ये डिपेंड करेगा। फिर रेवेन्यू कितना आएगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना आएगा। इन इसको ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करा ना, ये हेल्प करता है एक बिजनेस को बेसिकली कि वेदर यू कैन डू अ गुड बिजनेस देयर और नॉट, ये आइडेंटिफाई करना है। फिर आ जाइए ब्लू ओशन थिंकिंग। ये ब्लू ओशन थिंकिंग क्या है? यहां पर बेसिकली इस स्ट्रेटजी का मतलब है क्रिएटिंग अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस। यानी वैसे मार्केट स्पेस को क्रिएट करना जहां पे कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं।
यानी कॉम्पिटिटर से फाइट करने की बजाय, यानी आप रेड ओशन में जब फाइट, रेड ओशन कहते हैं जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एंड यू आर फाइटिंग देयर, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड बिजनेस देयर, तो वो रेड ओशन फाइटिंग कहलाता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड ब्लू ओशन थिंकिंग किसको कहेंगे, जहां पे कोई नहीं है वहां पे अपना मार्केट स्पेस क्रिएट करना। You look for opportunity, reducing, raising, creating और eliminating factors in an industry। आप वहां पे क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, है ना। अब वो अपॉर्चुनिटीज ऐसे सेक्टर्स में ढूंढ रहे हो जहां पे पहले से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेटफ्लिक्स ने एड्स रिड्यूस कर दिए, फिर उसके अलावा फिजिकल स्टोर्स का एलिमिनेशन जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। रेज्ड कन्वीनियंस एंड क्रिएटेड स्ट्रीमलाइनिंग एंड बिल्ड इंटायरली अ न्यू ओशन। इन नेटफ्लिक्स का जब कॉन्सेप्ट आया था ना, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो इसने बहुत सारे चीजें ऐसी की जो शायद कोई नहीं कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम, और अपना एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया। अब आइए प्रैक्टिकल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने में, हेल्प करने में कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाइए कि इन्वायरमेंट को स्कैन कर लीजिए, और उसमें यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस बहुत मैटर करेगा, है ना। इसमें उसके बाद कॉम्पिटिटर्स रिसर्च देख लीजिए, उस वो जो कि पेस्टल एनालिसिस के अंदर ही आएगा बेसिकली। फिर दूसरा है ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दीज आर एक्स्ट्रा पॉइंट, मे बी आगे आए, बट इन फर्स्ट चैप्टर दिस हैज बीन इंक्लूडेड एट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इन्वायरमेंट स्कैन करो, वहां पर से तुम्हें पता लग जाएगा। फिर उसमें चाहे इन्वायरमेंट स्कैन में एक तो पेस्टल एनालिसिस हो ही गया, उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको भी स्कैन करो, उसके अलावा गूगल से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्रेंड को रिसर्च करो, है ना। दूसरा कस्टमर डिस्कवरी। अब ये क्या है, यहाँ पर आप इंटरव्यूज के जरिए, सर्वे के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म को गो थ्रू करके आप कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को और कस्टमर की जरूरतों को फाइंड आउट कर सकते हो, और दैट इज वेयर यू कैन आइडेंटिफाई अ गुड अपॉर्चुनिटी। फिर आ जाइए प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। अब ये प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, टेस्ट क्या है, सिर्फ प्लान नहीं करना। अब एक चीज है कि आपने प्लान कर लिया, अब उस प्लान को फाइनली लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट किया जाना जरूरी है। इसके लिए लैंडिंग पेजेस का इस्तेमाल करना, एमवीपीस टेक्निक का इस्तेमाल करना, छोटे से छोटे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करना, ये सारी चीजें होते हैं। बहुत बार आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज जो है ना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और लो प्राइस रखती है, मिनिमम वायबल प्राइस रख करके, और फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। फिर कस्टमर्स की चीजों, कस्टमर्स उसको प्रीफर कर रहा है नहीं कर रहा है, इसे चेक करा जाता है। फिर आ रहा है चौथा, फाइनेंशियल क्विक चेक। अब ये फाइनेंशियल क्विक चेक में क्या चेक करना है, बेसिकली फाइनेंशियल क्विक चेक में एस्टिमेशन देखा जाता है कि भाई प्रोडक्ट जो बनाया गया है उसका कॉस्ट क्या आएगा, और उसको किस प्राइस पे बेचेंगे, इसको बनाने के लिए कितना कैश का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स है, ये भी देख लेना जरूरी है अपॉर्चुनिटीज को टेकअप करने से पहले। फिर रिस्क रिव्यू जरूर से देख लिया जाना चाहिए। अब रिस्क में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लीगल रिस्क क्या होगा, रेगुलेटरी रिस्क क्या होगा, टेक्निकल मैटर्स कौन कौन से होंगे जिसको एड्रेस करना होगा। इन सब चीजों को कम से कम मिनिमाइज करके आप अपना बिजनेस वहां पे बिल्ड कर सकते हो। फिर आइए प्रायोरिटाइज। हर अपॉर्चुनिटीज को दो स्केल स्केल पे आपको मेजर करना चाहिए। नंबर वन, इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट में आपको देखना है प्रॉफिट कितना आएगा, डिमांड क्या होगा। फिर दूसरी चीजें जो आपको देखनी है वो है स्केल। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, दूसरा स्केल जो है वो है फिजिबिलिटी। यानी जिस बिजनेस में तुम एंटर करने जा रहे हो वहां पर बिजनेस चलाने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे कि नहीं होंगे, स्किल्स होगा या नहीं होगा, रिस्क कितना होगा। इन सारे पॉइंट्स को देखना होगा, और वहां उस पॉइंट को चूज करो जहां पे अगर रिटर्न ज्यादा है, हाईएस्ट रिटर्न हो रिस्क के कंपैरिजन में, यानी हाईएस्ट रिटर्न टू रिस्क रेशियो के हिसाब से आप चूज कर लेंगे। अब कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी होते हैं जो आपको पहले ही वार्न कर देते हैं कि भाई ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ये ज्यादा रिस्की है, वहां पे एंटर करने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन उसको खरीदने के लिए कोई कस्टमर पे नहीं करना चाहता है, फीडबैक अच्छा है बट कोई खरीदना नहीं चाहता वो प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बिजनेस करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, यूनिट इकोनॉमिक्स दैट नेवर रीचेस प्रॉफिटेबिलिटी एट स्केल। मतलब ये कि यूनिट वाइज आप चेक कर लो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा, और एक बड़े लेवल पे उस गुड्स को प्रोड्यूस करने का के बाद जो है आपको वो प्रॉफिटेबल जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये चेक करना जरूरी है। यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे वो गुड्स प्रॉफिटेबल है या नहीं ये चेक करना जरूरी है। फिर ये देख लीजिए मार्केट कहीं बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है, मार्केट श्रिंक तो नहीं कर रहा है।
उसके अलावा एक्सेसिव रेगुलेटरी और टेक्निकल बैरियर्स को चेक कर लिया जाना चाहिए, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसी जगह पे तुम ऐसा बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो जो कि जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा टेक्निकल चैलेंजेस हैं कि जिसको ओवरकम करते करते आपका बिजनेस, आपके पास से अपॉर्चुनिटीज ही खत्म हो जाएगा। फिर रही अपॉर्चुनिटी, आपकी कैपेबिलिटीज अगर मिस अलाइन कर रही हैं, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो खासियत है वो खासियत मार्केट अपॉर्चुनिटी के साथ मिस मैच कर रही हैं, चाहे वो मिस मैच टाइम के हिसाब से हो या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वहां पे एंटर करने का जरूरत नहीं है, बिजनेस बिल्ड करने का जरूरत नहीं है। दीज आर द रेड फ्लैग जिसकी वजह से आपको उन सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। अब आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब सवाल यह है कि हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं कि भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या चीजें स्कैन करेंगे वगैरह वगैरह। तो पॉइंट इज कि देर आर सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऐसे मकसद होते हैं जो जिसकी वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज पहले पता चलेगा तो वहां पे आप पहले बिजनेस बिल्ड कर सकोगे, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज ही बेसिकली हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को टू चूज द राइट आइडिया एट द राइट टाइम, है ना, और सही तरीके से प्लान करने का। अब इसमें कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ, है ना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को स्टडी कर रहे हो, यानी अपॉर्चुनिटीज अगर दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि आपको वो एरियाज दिख जाएगा जहां पे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर स्पॉट सेक्टर्स और मार्केट्स वेयर डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है कुछ एंटरप्रेन्योर के लिए। एक तरीके से समझ जाइए, अगर आप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देते हो, आप उसके रिगार्डिंग हर नेसेसरी स्टेप्स लेते हो, तो फायदा ये होगा कि आपको ऐसे एरियाज नजर आ जाएंगे जहां पे डिमांड बढ़ रहा होगा, और वहां पे आप फोकस करके अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एनर्जी सेक्टर में हैं और आपको दिख रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? रिन्यूएबल एनर्जी में करोगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज बिजनेस रिस्क। अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको अपॉर्चुनिटी सही तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि हर समय एक बिजनेस सेम तरीके से नहीं चलता है, तो ऑलवेज यू शुड बी लुकिंग फॉर कि कौन सा एरियाज जो है फ्यूचर में ग्रो करेगा और कौन सा एरिया फ्यूचर में डिक्लाइन करेगा। ज्यादातर बिजनेसेस जो फ्यूचर में भी रेलिवेंट रहते हैं वो वैसे बिजनेस होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि कहाँ कहाँ नए नए तरीके से चीजों को करा जा रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, है ना, उसको स्टडी करते रहते हैं और उसको अपने बिजनेस में के यूनिट में उसको लेकर आते रहते हैं। तो अब रिस्क जो है वो ये है कि भाई जो बिजनेस आप पहले से कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो सकता है वहां पे डाउनफॉल हो, वो बंद हो जाए, तो उसको काउंटर करने के लिए आपका नया सेगमेंट तो ग्रो कर जाए, है कि नहीं। तो ये मैटर करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि रिसोर्सेज को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, यानी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज मैच करके आप उसको बेस्ट तरीके से यूज कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर एक कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी जो आज के डेट में स्मार्ट स्मार्ट टेलीविजन बना रही हैं, वो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो पहले टेलीविजन बना रही थी, वो आज के डेट में स्मार्ट टीवी नहीं बना पा रही। वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि एक टाइम आया होगा, एक टाइम पीरियड ऐसा रहा होगा जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और उन्होंने अपने रिसोर्सेज को वहां पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और उसका फ्यूचर में बिजनेस बढ़ गया। जैसे कि टेलीविजन के केस में हुआ, बहुत सारी कंपनीज वहां पे न्यूली इंटर कर गई। जैसे सैमसंग उठा के देख लो, एक टाइम पे सैमसंग टेलीविजन नहीं बनाता था उस तरीके से, है ना, लेकिन वो इंटर करा। और बहुत सारी कंपनी जो टेलीविजन बनाती है तो आउट ऑफ द मार्केट भी हो गई। जैसे ओनिडा एक कंपनी है, वो आज के डेट में आपको टेलीविजन में नहीं दिखती है, टेलीविजन बनाते हुए नहीं दिखती है। तो ये रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज के ऊपर नजर रखना बड़ा जरूरी है। फिर उसके अलावा अगर अपने कॉम्पिटिटर्स से एडवांटेज पे रहना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी हो जाएगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी अगर आपको पहले अपॉर्चुनिटीज दिखेगा, एंटर द मार्केट बिफोर योर कॉम्पिटिटर इंटर्स दैट, है ना, और वहां पे अपना वैल्यू बिल्ड कर लो। नेक्स्ट इज टू प्लान एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अगर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लोगे तो बेटर प्लानिंग कर पाओगे, आपके सामने क्लियर डायरेक्शन होगा कि क्या करना है, कैसे करना है ना, यानी आपके डिसीजन जो होंगे वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होंगे, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में ले जाओगे, प्रोडक्शन सही तरीके से करोगे, मार्केटिंग सही तरीके से करोगे गुड्स का। फर्दर टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
एक तो ये कि नया अपॉर्चुनिटी, नया एंटरप्राइज बिल्ड करोगे, नया अपॉर्चुनिटीज को यूज करोगे, तो जाहिर सी बात है नए नए रिसोर्सेज, नए नए टैलेंट्स लेके आओगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गुड्स और सर्विस का ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर दोगे नेशन के डेवलपमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक दिए गए हैं याद रखने के लिए, जैसे ग्रेट माइंड यूज गुड प्लानिंग इफेक्टिवली, जहां पे ग्रेट का जो जी वर्ड है वो यूज हुआ है ग्रोथ के लिए, टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, है ना। और जो सेकंड माइंड्स का जो एम यूज हुआ है वो है मिनिमाइज बिजनेस रिस्क के लिए। इसी तरीके से हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। शॉर्ट में कहा जाए तो अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं वैसे वेंचर्स को चूज करने में जो प्रॉफिट देके जाए, जहां पे रिस्क कम होगा, जहां पे रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से यूज कर पाएंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे। फर्दर व्हाट आर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है? तो देखो बेसिकली एंटरप्रेन्योर का जो रोल होता है ना, तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे। पहला पर्सपेक्टिव है कि एक तो वो कि आइडेंटिफायर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटीज को वो आइडेंटिफाई करता है, उसको इवेलुएट करता है और नए नए आइडियाज अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है। दूसरा ये कि वो प्रमोटर की तरह एक्ट करता है, यानी जो आइडियाज उसके माइंड में आए थे उससे वो बिजनेस इंटरप्राइज में कन्वर्ट करता है, बिजनेस स्टैब्लिश करता है। और तीसरा है मैनेजर की तरह एक्ट करता है, यानी वो पूरे बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, लोगों को मैनेज करता है, वेंचर्स को अच्छे तरीके से चलाने का कोशिश करता है। अब बात करेंगे हम लोग एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज के बीच रिलेशनशिप की। ये तीनों के तीनों टर्म एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति हुआ, वो इंडिविजुअल हुआ जिसने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करा, इनिशिएटिव लिया, रिसोर्सेज अरेंज किया, रिस्क लिया और बिजनेस शुरू करा, है ना। सो दे आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एन इंटरप्राइज। एंटरप्राइज को चलाने के लिए मेन फोर्स कौन है? एंटरप्रेन्योर है। जैसे रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर, एलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर, टेस्ला को लीड कर रहे हैं, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स, है ना। इनको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये उस प्रोसेस का नाम है। अब एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोसेस कह रहे हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स कर क्या करता है, आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एक के बाद एक, है ना। वो आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज को, इनोवेट करता है, रिसोर्सेज अरेंज करता है, रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। तो एक के बाद एक कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ना। तो बेसिकली ये प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर का एक्शन और स्किल है, यानी एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, जो स्किल्स यूज कर रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्राइज क्या है? दिस रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो एफर्ट लिया जा रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहला रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो एंटरप्राइज है। Enterprise is the final outcome of the entrepreneur's effort. It is the actual business unit or organization created. यानी फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन एक एंटरप्रेन्योर ने क्रिएट किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एंटरप्राइज। जैसे कि किसी ने अपना शॉप खोला, फैक्ट्री बन सेटअप करा, या कंपनी बनाया, या कोई स्टार्टअप लेके आया, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट एंटरप्राइज। सिंपल टर्म में कहा जाएगा तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जिसने बिजनेस शुरू करा, एंटरप्रेन्योरशिप उस प्रोसेस को कह रहे हैं जिसके जरिए बिजनेस शुरू करेंगे, एंटरप्राइज जो बिजनेस क्रिएट हुआ उसको कहा जा रहा है। एग्जाम्पल समझने के लिए रितेश अग्रवाल जो है वो एंटरप्रेन्योर हुए, ओयो जो है उनका एंटरप्राइजेस हुआ, और इसको स्टैब्लिश करने के लिए जाहिर सी बात है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसने आइडेंटिफाई करा, फंड लेके आए, इनोवेशन करा और ऑपरेशन को मैनेज करा। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। सो रिलेशनशिप तीनों में क्या है? अब एक चीज पॉइंट समझिए कि एंटरप्रेन्योरशिप बिना एंटरप्रेन्योर के पॉसिबल नहीं है, यानी एंटरप्रेन्योर के द्वारा परफॉर्मेंस जो दिया जाता है उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, है ना। और इंटरप्राइज भी आप सेटअप नहीं कर सकते बिना एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे, तीनों इंटरडिपेंडेंट है, ऑल थ्री आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ ए वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोशन ऑफ ए वेंचर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना जिससे आपका जो बिजनेस आइडिया है उसको रियलिटी में ग्राउंड पे लाया जा सके। यानी हमने जो सोचा, जो विजन रखा कि ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है जो एक सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस कर सके, तो वो एक आइडिया जो आपके माइंड में है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ ए वेंचर। अब इस प्रमोशन के कई सारे स्टेप होंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? आइडिया डिस्कवरी, कॉन्सेप्शन ऑफ द आइडिया सबसे पहला स्टेप है। यानी बिजनेस आइडिया पहले होना चाहिए, उस आइडिया को आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना पहला स्टेप है। एंटरप्रेन्योर इसके लिए इन्वायरमेंट को स्कैन करेगा, मार्केट के गैप को ऑब्जर्व करेगा, है ना, और फिर इन दोनों को, इन मार्केट गैप को फिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करेगा, बनाएगा, ताकि जो डिमांड अनमेट है उसको फुलफिल किया जा सके। एक एंटरप्रेन्योर करता क्या है? इसी डिमांड को नोटिस करता है, इसी अनमेट डिमांड को नोटिस करता है और वहां पे अपना बिजनेस बिल्ड करता है।
दूसरा है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और फिजिबल स्टडी। एक बार आइडियाज अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि वो चेक करना कि वेदर जो आइडिया आपने सोचा है वो प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल है कि नहीं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी जरूरी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, तो फिजिबिलिटी जरूर से चेक की जानी चाहिए। और फिजिबिलिटी में कई सारी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, जैसे मार्केट फिजिबिलिटी प्रोडक्ट का चेक करा जाएगा, जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोडक्ट का चेक करा जाएगा, जैसे कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी प्रोडक्ट का चेक करा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कई सारी फिजिबिलिटी को चेक करना जरूरी है। यानी एंड फर्दर है लीगल फिजिबिलिटी। अब ये है क्या, ई फिजिबिलिटी का क्या मतलब है, शॉर्ट में हम अगर समझना चाहें तो हम इसको कैसे समझेंगे, हाउ विल बी आइडेंटिफाई इट, यानी फिजिबिलिटी स्टडी हम कैसे करेंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ये सारी फिजिबिलिटी का क्या मतलब है। सबसे पहला ये कि मार्केट फिजिबिलिटी की अगर बात की जा रही है, अगर हम कह रहे हैं मार्केट फिजिबिलिटी टर्म यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। मार्केट फिजिबिलिटी का सीधा सीधा मतलब ये है मार्केट फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट का डिमांड कितना है और प्रोडक्ट का के मार्केट में कंपटीशन कितना है। यानी जिस जिस प्रोडक्ट को जिस जहां पे तुम बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो, उस बिजनेस के क्या वो बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, क्या कोई ऐसा सेलर है जो उस बिजनेस को कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो प्रोडक्ट कितना बेच पा रहा है और वो कितना डिमांड है जो अनमेट है। यानी ओवरऑल डिमांड तुम्हें पता होना चाहिए और कंपटीशन का पता होना चाहिए, तो ये मार्केट फिजिबिलिटी में काउंट होगा। फिर आ जाइए टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में आपको ये देखना होगा कि क्या वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल और वो मशीनरीज जिसका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट का तुम प्रोडक्शन करोगे वो अवेलेबल है कि नहीं। फिर फाइनेंशियल स्टेप फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, मतलब फंड कितना चाहिए, वो फंड अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं है तो कैसे कहाँ से फंड ला सकोगे, और फंड अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में आया। फिर लीगल फिजिबिलिटी में ये देखोगे कि जिस बिजनेस को तुम करने जा रहे हो उसके लिए लॉ क्या कहता है, लॉ के रूल्स क्या कहते हैं, परमिशन कितना है, वगैरह वगैरह, है ना। ये सब कुछ स्टडी करनी जरूरी है। फिर आइए, थर्ड स्टेज ऑफ प्रमोशन इज प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान प्रिपेयर करना। बिजनेस प्लान क्या है, ये बेसिकली वो ब्लूप्रिंट होगा जिसके जरिए तुम वेंचर को एस्टेब्लिश करोगे। अब उस डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंशन होगा, यानी बिजनेस क्या किस मकसद से तुम शुरू कर रहे हो, पूंजी कितनी लगेगी, प्रोडक्शन कैसे कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, लीगल फॉर्मेलिटीज को कैसे फुलफिल करोगे, और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट को कैसे डिसाइड करोगे। ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्लान तुम्हारे पास होना जरूरी है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस स्टेज में आपको करना क्या है, एज ए प्रोमोटर ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज, चाहे वो फंड हो, फाइनेंस हो, यानी कैपिटल, लोन्स, इन्वेस्टर्स, इन सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सब अरेंज करने पड़ेंगे, और लेबर और रॉ मटेरियल्स का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो रिसोर्सेज अरेंजमेंट अगला आता है। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है जिस बिजनेस को करने जा रहे हो अगर कोई लाइसेंस का रेगुलेशन है लगा हुआ तो लाइसेंस ले लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज के डेट में बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस का नाम होना जरूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो और मीडियम लेवल की इंडस्ट्री है तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो, इन्वायरमेंटल और सेफ्टी क्लियरेंसेस भी होने चाहिए आपके सामने। इन सब लीगल फॉर्मेलिटीज को स्टडी करना जरूरी होता है, फुलफिल करना जरूरी होता है। फिर फाइनली लॉन्चिंग द इंटरप्राइजेस, लॉन्चिंग द वेंचर, फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ द यूनिट। ये फाइनल स्टेज है जहां पे आपका बिजनेस ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, जहां पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, मशीन ला के लगा दिए, स्टाफ्स को हायर कर लिया, प्रोडक्शन वगैरह आपका स्टार्ट हो गया, यानी आपकी फैक्ट्री ओपन हो गई, प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो बेसिकली आइडिया डिस्कवरी, फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस प्लान, रिसोर्स अरेंजमेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज, लॉन्च ऑफ वेंचर, ये आपका प्रमोशन ऑफ ए वेंचर का स्टेप्स है। आई होप की पॉइंट समझ में आया हो। फर्दर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वहां पे हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडियाज के बारे में। यानी ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडियाज जो है उनको हम कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो बिजनेस आइडियाज को कई ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड सोर्सेज। अब इन कैटेगरीज को समझने के लिए ऑन्टरप्रेन्योर को राइट टाइप ऑफ आइडियाज चूज करना जरूरी है। अब कुछ कैटेगरीज ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडियाज भी डेवलप किए गए हैं, और वो क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट बेस्ड आइडियाज। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई नया प्रोडक्ट होगा या किसी ना किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की बात होगी, ये उससे रिलेटेड होगा। सो दीज आइडियाज इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग वन टू मीट द कस्टमर्स नीड।
एंटरप्रेन्योर इसमें इनोवेशन पे फोकस करते हैं, डिजाइन पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे, फीचर पे। जैसे कि एक नया इको फ्रेंडली वाटर बॉटल लॉन्च करना, डेवलपिंग ए स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस, या इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट, दीज आर ऑल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आइडिया। नेक्स्ट इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड आइडियाज। इस टाइप में जो बिजनेस है वो रिवॉल्व करता है अराउंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर। और सर्विस क्या है आपको पता है, ये इंटेंजिबल चीजों को बोलते हैं, इंटेंजिबल थिंग्स है सर्विसेज, ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट है नहीं। और ये कस्टमर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, कस्टमर की कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एक्सपर्टीज भी। जैसे कि ऑनलाइन फूड डिलीवर करना एक सर्विस है, मोबाइल रिपेयर करना एक सर्विस है, क्लीनिंग का काम करना एक सर्विस है, कोचिंग करवाना एक सर्विस है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एक सर्विसेज बेस्ड आइडियाज में आएंगे। फिर आ जाइए प्रोसेस और टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज। अब ये जो आइडियाज है ना, ये फोकस करते हैं डेवलपिंग और इंप्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस पे, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप करना या उसको बेटर करना, टेक्नोलॉजीज को बेटर करना या फिर मेथड्स को बेटर करना। यहाँ पे मकसद होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, समय बचाना और इफिशियंसी को बेटर करना। जैसे अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया, है ना, या एक ऐसा मशीन अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ गए जो ज्यादा तेजी से पैकेज कर पा रहा है ना, इस तरीके की चीजें प्रोसेस और टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज में कौन होंगे। फिर आइए मार्केट बेस्ड और ट्रेडिंग आइडियाज। अब ये आइडियाज किसको बोल रहे हैं, दीज आइडियाज इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट नेसेसरली प्रोड्यूसिंग देम। तो यहाँ पे बाई और सेल हो रहा है बिना गुड्स को प्रोड्यूस किए हुए। यहाँ पे ऑन्टरप्रेन्योर एज ए ट्रेडर वर्क करते हैं, रीसेलर के तौर पे वर्क करते हैं, या फ्रेंचाइज ओनर, जैसे ई कॉमर्स स्टोर हो गया या डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया या डीलरशिप यहाँ पे ले लिया। तो आप कुछ बना नहीं रहे हो, बेसिकली खरीद के ला रहे हो, बेसिकली आप किसी एक का प्रोडक्ट को कहीं और पहुंचा रहे हो, है ना, यही कर रहे हो। तो दीज आर कॉल्ड मार्केट बेस्ड और ट्रेडिंग आइडियाज। ये जो एग्जाम्पल जैसे कि फ्रेंचाइज लेना, किसका एग्जाम्पल होगा, मार्केट बेस्ड और ट्रेडिंग आइडियाज का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एंड सोशल इंपैक्ट आइडियाज। ये जो आइडियाज है ना इस कैटेगरी में, ये इनोवेशन से रिलेटेड है, इनोवेशन ड्रिवन होते हैं और ये सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पर रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करा जाता है। फोकस इज ऑन इम्पैक्ट अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी। ऐसे आइडियाज का फोकस होता है कि सोसाइटी पे इसका क्या असर पड़ेगा और सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी। अब इसमें बहुत सारे एनजीओ अगर वर्क करें स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पे, या ऐसे स्टार्टअप को लॉन्च कर रहे हैं जो वेस्ट को रिसाइकिल करेगा, या रूरल एरियाज में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, दीज आर ऑल क्रिएटिव एंड सोशल इम्पैक्ट आइडियाज। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ आइडियाज। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हो गया इन इन ऑल 6 लेक्चर्स। अगले क्लास में हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में, हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट स्कैनिंग चैप्टर नंबर 2 है, वो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना सकते हो बुक से। आज के लिए इतना ही।